आज के इस हफ्ते में हम भाजपा के अंदरूनी सर्वे पर विस्तार से बात करेंगे, जिसने 4 मंत्रियों समेत कई सिटिंग विधायकों और कई बड़े नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं और तमाम गुटबाजी के बाद भी विपक्षी कांग्रेस को अपने कंपटीशन में खुद ब खुद मजबूती से खड़ा कर दिया है। क्योंकि प्रदेश में राजनीति से इतर इंसानी जिंदगी और जनमुद्दे भी हैं जो यकीनन बाकी सबसे ज्यादा जरूरी हैं कि कैसे प्रदेश तबाही के कगार पर पहुंच चुका है, बावजूद उसके भी कोई सुध लेने को तैयार नहीं। लेकिन हफ्ते की शुरुआत करें उससे पहले एक वीडियो दिखाई चलते हैं जिसने खाकी में सच में इंसान है उसकी तस्दीक कर दी है। पुलिस की तमाम कमियों के बाद भी इस भावपूर्ण तस्वीर को दरकिनार करना हमारे लिए तो संभव नहीं है, जिसमें कैसे एक पुलिस का जवान इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए भारी हथौड़ा लेकर आपदा से घिरे मकान की छत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जरा वीडियो देखिए, फिर आगे खबरों पर आते हैं। क्या 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए सेटबैक साबित हो सकता है? क्या लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस के लिए नई उम्मीद जागी है? ऐसा कयास इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि जो हालात इस प्रदेश में बनते दिखाई दे रहे हैं वो भाजपा के लिए कुछ अच्छे नहीं हैं। एक वीडियो के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जो नैनीताल के कोटबाग से आया है, जहां भाजपा विधायक सरिता आर्य के सामने ऐसा कुछ कहा गया जो हैरान करने वाला है। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे और मंच पर स्थानीय विधायक के साथ दर्जाधारी राज्य मंत्री दिनेश आर्य भी बैठे थे। ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे थे। इसी बीच एक ग्रामीण बहादुर सिंह सार्वजनिक मंच पर पहुंचे और विधायक को खरी खोटी सुनाते रहे। वीडियो में वो नाराज होकर कहते हुए दिख रहे हैं कि यहां से भाजपा पूरी तरह से साफ हो जाएगी। 4 साल में एक भी काम हुआ नहीं। सड़क की समस्या से व्यथित ग्रामीण का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। पहले उसी वायरल वीडियो पर नजर कर लेते हैं। यहाँ से पूरी बीजेपी साफ हो जाती है, एकदम साफ, कोई नहीं करेगा नाटक। इसकी हिम्मत नहीं आई बिहार के दुनिया। आपको 5 साल हो गए, हम खर्चा में ला रहे, हमारा अभी तक काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं होता है, पैसा मिलेगा कहाँ गए? यहाँ पर चाय पीने के लिए यहाँ करो, सफाई करो, वो इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि भाजपा नेताओं के खिलाफ किस तरह से नाराजगी बढ़ रही है, जिसको पुख्ता कर दिया है भाजपा के ही एक अंदरूनी सर्वे ने। रिपोर्ट को अगर सच माने तो ये उत्तराखंड भाजपा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के लिए अच्छा संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है, जो ये भी इशारा करता है कि 2027 का विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं, खासकर तब जब भाजपा हैट्रिक की जुगत में है और कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने है। अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए केंद्रीय बीजेपी का ध्यान भी उत्तराखंड की तरफ बढ़ गया है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बीजेपी लीडरशिप ने गोपनीय तरीके से किए गए सर्वे के आधार पर सभी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है। साथ ही उन सीटों को भी चिन्हित कर लिया है जिन पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बीजेपी ने दिसंबर 2024 में ही सभी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया था, जबकि दूसरे चरण में एंटी इनकम्बेंसी वाली विधानसभाओं की पहचान की गई है। दूसरे चरण का सर्वे नगर निकाय और पंचायत चुनाव के बाद तैयार किया गया। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा पहलू यह भी बताया जा रहा है कि भाजपा के 4 मंत्रियों के खिलाफ तीखी नाराजगी जनता के मन में देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिन जगहों पर नाराजगी दिखाई दे रही है वहां पर भाजपा नए चेहरों की भी पहचान कर रही है। अब वैसे ही धामी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कम है तो मंत्रियों के चेहरे पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं। खैर, इससे ये तो लग ही रहा है कि 2027 में भाजपा के कई मंत्रियों और विधायकों के टिकट कटने वाले हैं। कम से कम केंद्रीय नेतृत्व की कसरत तो यही बताती है। इसी सर्वे का एक दूसरा पहलू भी है। सर्वे की माने तो भाजपा को फिलहाल तो बढ़त मिलती दिख रही है आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन यही सर्वे कांग्रेस को 25 और निर्दलीय को 2 सीट देता भी दिखाई दे रहा है, जो भाजपा के लिए खुश होने की वजह इसलिए भी नहीं माना जा रहा क्योंकि जब भाजपा का खुद का सर्वे अपनी विपक्षी पार्टी को 25 सीट दे रहा है और 2 निर्दलीयों को, इसका मतलब अगर नतीजा उसके सर्वे से थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो कांग्रेस मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है। ऐसे में अगर निर्दलीय भी जीत कर आए
तो समीकरण और पेचीदा हो सकते हैं। वैसे अंदरूनी राजनीतिक कलह भाजपा में भी पुरजोर तरीके से उठकर सामने आ ही रही है, मगर भाजपा आला कमान का हंटर उन आवाजों को कभी भी दबाने में सक्षम है, लिहाजा इससे वो चुनाव आने तक निपटने में कामयाब हो सकते हैं। भाजपा में आए अन्य दलों से नेता कार्यकर्ता भी भाजपा के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं, क्योंकि अगर पासा ऐसा ही पलटा जैसे सर्वे से इशारा मिल रहा है तो अन्य दलों से आए नेता वापस पुराने दलों की तरफ लौट सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये भाजपा के लिए 2027 का सबसे बड़ा झटका होगा। कुल मिलाकर भाजपा के इस सर्वे से एक बात तो साफ है कि मैनेजमेंट में माहिर होने के बावजूद भी 2027 भाजपा के लिए आसान होने वाला नहीं, जिसकी झलक कहीं ना कहीं आपदा के दौरान भी दिखती है, जहां अधिकतर भाजपा नेता विधायक या तो आपदाग्रस्त क्षेत्रों में गए नहीं और गए तो बहुत देर से। बाकी नेताओं को तो छोड़ भी दें, खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उस समय पंचायत अध्यक्ष बनाने में जुटे रहे, जिस समय प्रदेश की जनता के साथ साथ भाजपाई कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि महेंद्र भट्ट आपदा पीड़ितों से मिलने दौड़े चले आएंगे। उत्तराखंड में राजनीति ने ऐसे पैर पसारे हैं कि बस कुर्सी के अलावा मानो नेता कुछ देखना ही नहीं चाहते। उत्तराखंड 70 विधानसभा सीटों वाला छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ सरकारों की स्थिरता औसत से भी कम रही है। वजह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थोड़ा ज्यादा है, छोटे छोटे गुट और मेरा नंबर कब आएगा वाली राजनीति, और इस राजनीति के कारण जनता के असली मुद्दे गौण हो चले हैं। राज्य में पिछले एक महीने में भीषण आपदा देखने को मिल रही है, जो रुके बिना जारी है। बस एरिया, शहर और जिले बदल रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के नेता कुर्सी के खेल में आपदाग्रस्त इलाकों में होने के बजाय सीएम दरबार और दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने में व्यस्त है। वजह साफ है, कोई मंत्रिमंडल के खाली सीटों पर नजर गड़ाए हुए है तो कोई अपनी सीट को बचाने में लगा है। जो प्रदेश पिछले एक महीने से विकराल आपदा से घिरा है, उस प्रदेश में सत्ताधारी दल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, पौड़ी से सांसद अनिल बलूनी ही मौके पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं मंत्री सुबोध उनियाल का भी चेहरा अब नजर आने लगा है। तो दूसरी तरफ वाइपर से आपदा को मिटाने के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी अपनी कमर कस ली है। जी हाँ, वही वाले जिन्होंने देहरादून के जिलाधिकारी पर पुष्प वर्षा कर अभी हाल ही में पूरे प्रदेश में अपना नाम कमाया है। जरा वीडियो पर नजर मारे चलते हैं, जिससे माननीय मंत्री जी डीएम देहरादून सविन बंसल को आपदा से निपटने का ज्ञान देते साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डीएम साहब ने भी अपने हाथ जोड़ दिए और ये जाहिर कर दिया कि आपके गुण आप अपने पास ही रखिए, हम अपने तरीके से ही सेवा कर लेंगे पीड़ितों की। आपको तो 3 साल में आ रहा नहीं, तो पता नहीं क्यों आ गया नहीं, आप करते मेरे को 3 साल में काम आई रहो पूरे दिनों में तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट ठीक करते अपना क्या हुआ? रात को चीफ सेक्रेटरी ने फोन उठा लिया, विजय शंकर ने फोन उठा लिया, उनके एसडीएम ने फोन उठा लिया, अब तक हमने फोन किया। साहब जो है, जब सुबह सीएम किया मैंने फोन किया, तब जाके फोन उठ रहा है। वैसे जिस तरह से मंत्री गणेश जोशी ने एक पब्लिक सर्वेंट को भरी पब्लिक के बीच अपशब्दों से अलंकृत किया और उस पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने मंत्री जी का बचाव किया, वो सोचनीय है। ऐसे में तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने मंत्री महोदय और भाजपाई प्रवक्ता के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना ही चाहिए। खासकर तब ये और जरूरी हो जाता है जब खुद सीएम आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर खुद स्थिति देख सुन रहे हैं। तो जरा सोचिए कि उनके अधिकारी मंत्री जी का फोन उठाएं पहले या फिर पीड़ितों के लिए व्यवस्था का इंतजाम करें। जरा सोचिए कि कुछ पक्ष विपक्ष के नेताओं को छोड़कर कितने नेता, कितने मंत्री और कितने विधायक आपको आपदा प्रभावितों का दर्द बांटते नजर आए हैं। हाथों की उंगलियों पर गिने जा सकते हैं इनाम, जिनमें विपक्ष से गणेश कोदियाल, करण महारा, सत्ता पक्ष से पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत और अनिल बलूनी। इसके अलावा राजनीतिक खाना पूर्ति के लिए देर से पहुंचने वाले हरीश रावत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, वाइपर से आपदा को निशान मिटाने वाले गणेश जोशी और कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से घोषित उत्तराखंडी चाणक्य महेंद्र भट्ट के नाम भी इतिहास में दर्ज होंगे ही इस आपदा की घड़ी में। वैसे यूं नाहा की जनता जनार्दन को हमारे सर्वगुण संपन्न नेताओं से नाराज होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको जनता की याद बस चुनाव में ही आती है, जिसके लिए भी 2 साल का वक्त बाकी है। ये राजनीति का सबसे बड़ा अलिखित नियम है कि जनता सिर्फ चुनाव में ही भगवान होती है, और जब जनता इन नेताओं को चुन लेती है अपने वोट के जरिए, उसके बाद ये तमाम नेता खामोश हो जाते हैं। इस पहाड़ प्रदेश की सबसे बड़ी समस्याओं के प्रति बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, खाली होते मकान, भूतिया होते गांव, लेकिन सत्ता के ये नकली, माफ कीजिएगा, असली खिलाड़ी जातीय समीकरण और हाईकमान की कृपा पर ही फोकस रखते हैं।
लोकतंत्र के बड़े बड़े आदर्श जड़ित शब्द जैसे जनता की सरकार, जनता का निर्णय, जनता की आवाज, सब चुनावी नतीजे आने के बाद कहीं किसी अंधेरे कोने में धूल फांकते दिखाई देते हैं। खैर, राजनीति की बात को यहीं विराम देते हैं क्योंकि ये अब करने लायक बची भी नहीं है। इसलिए लौट के चलते हैं वापस उत्तराखंड के इस समय के सबसे गंभीर मुद्दे की ओर, साल दर साल बढ़ती आपदाओं की ओर, जिसने इस खूबसूरत प्रदेश को बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। लोग अक्सर आपदा को देवीय शब्द से जोड़कर अपनी गलतियों की इतिश्री करने में लगे हैं, जबकि यह शब्द ही गलत है। वजह साफ है कि जब इंसान अपनी सीमाएं लांघने की पराकाष्ठा को छूने लगता है तो प्रकृति को विवश हो विनाशक का रूप अख्तियार करना ही पड़ता है, जिसे हम आम भाषा में प्रकृति का रौद्र रूप कहकर भी पुकारते हैं। यही प्रकृति इंसानी बेतरतीब हस्तक्षेप की वजह से ही अपने रौद्र रूप को ग्रहण करती है, जिसकी एक नहीं कई बार देश विदेश के वैज्ञानिक पुष्टि कर चुके हैं। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम बताए देते हैं, जिसे हमारे ही एक पत्रकार साथी ने भी सोशल मीडिया के जरिए साझा किया है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 3 धारा से कुछ आगे श्रीनगर की ओर जाते एक स्थान की हैं, जहां पर सड़क किनारे ही भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति भी बनाई गई है। यहीं इस जगह पर एक बड़ा बरसाती नाला भी है, जो करीब 200-250 मीटर आगे जाकर सीधे गंगा नदी में जाकर मिलता है। आश्चर्यजनक ढंग से इस गदेरे यानी बरसाती नाले के दोनों तरफ लाखों घन मीटर मलबा डंप कर दिया गया है। मतलब पूरे गदेरे का मानो गला घोट कर रख दिया गया हो। अब अगर ये गदेरा अपने उफान पर आया तो क्या होगा? गदेरा ब्लॉक हो जाएगा, फिर कुछ देर में झील बन जाएगी और फिर पानी का दबाव बढ़ते ही ये उत्तरकाशी के धराली के गदेरे की तरह ट्रिगर हो जाएगा। लाखों घन मीटर ये मलबा गंगा नदी में जाएगा और फिर लोग बोलेंगे ऐसी तबाही कभी देखी नहीं। अब आप खुद सोचिए कि इसको क्या कहना चाहेंगे, देवीय आपदा या मैन मेड डिजास्टर? दरअसल ये मलबा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का। जाहिर सी बात है कि रेलवे को ये जगह या तो डंपिंग जोन के लिए आवंटित की गई होगी या फिर बिना अनुमति के ही ये सब चल रहा होगा। दिमाग पर बिना कोई जोर डाले भी ये समझना आसान है कि ये लापरवाही और अनदेखी का ही मामला है, फिर चाहे अनुमति के साथ हो या बिना अनुमति के। बिना ग्राउंड वेरिफिकेशन के डंपिंग जोन के लिए जगह स्वीकृत करने वाली एजेंसी इसमें शामिल है अगर, तो ये उतनी ही दोषी हैं जितना RVNL। ये बड़ी लापरवाही है, एक अपराध है, वो भी तब जब धराली की आपदा, हर्षिल में बनी झील और उसके बाद सियान चट्टी में गदेरे की उफान पर आने से ब्लॉक हुई यमुना नदी का ताजा उदाहरण हम सबके सामने है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण के जरिए सिर्फ हमने आपको ग्राउंड रियलिटी बताने की कोशिश की है। असल में लगभग हर बड़ी परियोजना में इसी तरह की लापरवाही बड़ी दुर्घटना की जिम्मेदार होती है। अब हकीकत सामने है तो RVNL जैसी प्रतिष्ठित एजेंसी को जल्द अपनी भूल सुधार करनी चाहिए, अन्यथा इसे एक संगीन अपराध मानते हुए तत्काल संबंधित एजेंसी के खिलाफ DM टिहरी या फिर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मुकदमा दर्ज करना चाहिए। यानी सरकार को सख्त कार्रवाई कर एक कड़ा संदेश देने की जरूरत तो है ही। ये वो गलतियां हैं जो बार बार दोहराई जा रही हैं। बड़े बड़े धमाके जिसकी सख्त मनाही हाईकोर्ट करता है, बावजूद उसके पहाड़ को तोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी परियोजनाएं, 4 लेन हाईवे बनाने जैसी जिद पहाड़ को डिगा रही है। हिमालयी राज्यों में लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बढ़ रहा है। नेशनल लैंडस्लाइड सस्पेक्टेबिलिटी मैपिंग की रिपोर्ट के अनुसार लैंडस्लाइड के लिए देश में सबसे अधिक संवेदनशील है अरुणाचल प्रदेश, जहां सबसे अधिक 26,000 लैंडस्लाइड स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, जहां 17,000 और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, जिसमें करीब 15,000 संवेदनशील लैंडस्लाइड स्पॉट चिन्हित किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में भी सबसे अधिक 29% संवेदनशीलता लिए हुए जिला चमोली है, जो नंबर 1 पर आता है। दूसरे नंबर पर बागेश्वर जिला है, जहां 28% एरिया अति संवेदनशील है। 27% एरिया के साथ तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़ है और चौथे नंबर पर उत्तरकाशी है, जिसका 24% क्षेत्रफल लैंडस्लाइड के लिए अति संवेदनशील है। इस रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि हिमालयी राज्यों को विनाश से बचाना है, उन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ खड़ा करना है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इन राज्यों के लिए विकास का अलग से मॉड्यूल तैयार होना चाहिए। विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ 4 लेन हाईवे बनाने, रेल सुरंगें बनाने के लिए पहाड़ों को अंदर से खोखला करने जैसी जिद विनाशकारी साबित हो सकती है। रेल परियोजना के लिए बन रही बड़ी बड़ी टनल भी अब कई जगह पर अपना असर दिखा रही हैं। श्रीनगर क्षेत्र में अभी हाल ही में इसके इफेक्ट देखे गए हैं। स्थानीय जल स्रोत सूख रहे हैं, कई घरों में दरारें आ रही हैं, जो दिन पर दिन
गहरी होती चली जा रही है। यहां तक कि देहरादून शहर, जिसको लोग आपदा की दृष्टि से सेफ शहर मानते हैं, उसको भी इस बार प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। यह तस्वीर देखिए जो कुछ दिन पहले की है, अस्थायी राजधानी देहरादून की, जहां पानी का तेज बहाव अपने उफान पर है। गाड़ी चलाने वालों की हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो इसे पार कर सके, पर हकीकत यह है कि ये नदी नहीं है, ये सहस्त्रधारा रोड पर उत्तराखंड का IT हब है, जो कभी पहले एक नदी हुआ करती थी, मगर अब कंक्रीट के जंगल ने नदी के रास्ते को बदल दिया। पानी तो पानी है, अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। इसी IT पार्क, जहां 6 मंजिला डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ ही कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, यहीं से पूरे प्रदेश की आपदा का मैनेजमेंट होता है। लेकिन इसी ऑफिस के आगे से जाने वाली सड़क हर साल भीषण नदी का रूप अख्तियार कर लेती है। इसकी भी सुध लेने वाला मानो कोई है नहीं। खड़ी गाड़ियां, फिर चाहे वो अधिकारियों की हो, कर्मचारियों की हो, या अपनी परेशानी लेकर पहुंचे आम लोगों की हो, सब बर्बाद हो जाती हैं, बह जाती हैं। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस अभी तक इस परेशानी से पार नहीं पा सका है। अब सोचिए, लोगों को बचाने वाला विभाग जब खुद खतरे में है तो क्या कहा जा सकता है। अंधाधुंध निर्माण कार्य और बड़ी बड़ी इमारतों से घिरते शहर की दशा लगभग पूरी तरह से खराब हो चुकी है। बाकी जो बचा है उसे आने वाले कुछ सालों का मानसून तबाह कर ही देगा। जिस शहर में पहले हर जगह नदियां बहती थीं, उन नदियों के ऊपर अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं। कई जगह प्लॉटिंग हो चुकी है, जहां अब आलीशान मकान भी बन चुके हैं। लोग रहते हैं उन घरों में, एक अनजाने खतरे से अनजान होकर। ऊंचे ऊंचे फ्लैट बनाने वाली बिल्डर लॉबी ने भी इन नदियों को मानो किनारे फेंक दिया है। मानो पैसा इंसान की जिंदगी और प्रकृति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ना तो कोई मानक दिखाई देते हैं और ना कोई ठोस योजना। और कहने को इसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है, जिसके नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। लेकिन शहर के हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। चंद पैसों के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाती है, जिसका खामियाजा आज देहरादून की जनता भुगत रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नदियों के स्वरूप से ऐसे छेड़छाड़ करने वालों को सजा मिलनी चाहिए? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपकी आवाज सरकारों के कानों तक पहुंच सके। इस प्रदेश के नीति नियंताओं को भूवैज्ञानिक MP बिष्ट के द्वारा जारी की गई तस्वीरों को भी बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है, जो एक ही जगह की हैं, बस समय अलग अलग है। ये तस्वीरें तमाचा है करप्ट सिस्टम पर, जो प्रदेश के बदलते हालात को दिखा रही है। 2003 और 2018 की ये दो तस्वीरें जमीनी हालात बयां कर रही हैं। भूवैज्ञानिक MPS बिष्ट लिखते हैं कि ये मानचित्र देहरादून के उन सभी नालों का प्रतिनिधित्व करता है कि कैसे हमारे तथा कथित राजनेताओं ने अपने वोट बैंक के चक्कर में नाले खाले पाट दिए। MPS बिष्ट सलाह देते हैं कि अगर नदियों के प्रकोप से बचना है तो पिछले 100 साल में नदी के उच्चतर स्थल यानी हाईएस्ट फ्लड लेवल को चिन्हित कर लिया जाए और उससे निचले तल को किसी भी निर्माण कार्य के लिए प्रतिबंधित कर लिया जाए। लेकिन बिष्ट साहब, दिक्कत यह है कि ऐसी सलाहों को सुन कौन रहा है? कैसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नदियों के क्षेत्रों में निर्माण कार्य हो रहे हैं? कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर नदियों का रास्ता रोका जा रहा है या इसको बदला जा रहा है? देहरादून की बीजापुर, जाखन, राजपुर और रायपुर नहरों के साथ साथ 109 माइनर कैनाल का निर्माण सन 1850 में कर्नल प्रोफेसर थॉमस कार्टले ने इसलिए किया ताकि दून घाटी में मसूरी की ऊंचाइयों से आने वाले जल प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन आज का सच ये है कि उन सभी कैनालों को जमीन के अंदर कर उन पर सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। हाँ, ये अलग बात है कि इससे जमीनों के दाम 200% से ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब यहां भी प्रॉपर्टी माफियाओं की बल्ले ही बल्ले। नदियों का गला घोटने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, ये इस बार की सिर्फ 1 महीने पड़ी जबरदस्त बारिश ने ही बता दिया। सैटेलाइट से सामने आई तस्वीरें बयां कर रही हैं कि काठ बंगला क्षेत्र में रिस्पना नदी की भूमि वर्ष 2003 से 18 के बीच में किस कदर अतिक्रमण का शिकार हुई। MPS बिष्ट ने राज्य गठन के महज 3 साल बाद और इसके 15 साल बाद 2018 के चित्रों का अध्ययन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो काठ बंगला क्षेत्र वर्तमान में अतिक्रमण से पूरी तरह भर चुका है, वहां वर्ष 2003 में रिस्पना नदी के दोनों किनारे पूरी तरह खाली थे। इसके साथ ही दोनों किनारों पर जंगल नुमा एक पूरा क्षेत्र था। वहीं महज 15 साल बाद 2018 में सैटेलाइट चित्र में रिस्पना नदी बमुश्किल नजर आ रही है। सैटेलाइट चित्र में दोनों छोर पर घनी बस्तियां और भवन नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 15 साल पहले का जंगल नुमा भाग 95% तक गायब हो चुका है। देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी में अतिक्रमण की बाढ़ आ चुकी है। मनमोहन लखेड़ा बनाम राज्य में नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था। अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के आदेश के बाद सरकारी मशीनरी हरकत में आई थी। तब उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी यूसेक ने इसरो के माध्यम से अमेरिकी कंपनी मैक्सर से शहर के सभी वार्डों के सैटेलाइट चित्र मंगाए थे। ये चित्र प्रत्येक 6 माह के अंतर में अतिक्रमण की स्थिति को बयां करने वाले थे।
उस समय कुल 2100 सैटेलाइट चित्र मंगाए गए थे। हालांकि अतिक्रमण पर ना तो कार्रवाई की गई और ना ही चित्रों के आधार पर अतिक्रमण की भयानक स्थिति को बाहर आने दिया गया। ये चित्र वर्तमान में भी यूसेक कार्यालय में कहीं डंप पड़े हैं। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद यूसेक ने सैटेलाइट चित्रों के आधार पर धरातल पर स्थिति का जायजा लेने की कवायद शुरू की थी। यूसेक की टीम ने विभिन्न मलिन बस्तियों का सर्वे भी शुरू किया था, लेकिन उन्हें वहां घुसने ही नहीं दिया गया। सरकारी मशीनरी और कुछ तथाकथित नेता इस स्थिति पर मूक दर्शक बने रहे। वैसे सहस्त्रधारा से लेकर मालदेवता और सरखेत तक नदी क्षेत्र में अंधाधुंध निर्माण कर लिए गए हैं। नदी श्रेणी की भूमि कब्जा कर आलीशान होटल और रिजॉर्ट खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जू रेंगती नहीं। ऐसा ही एक मामला देख देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल का पारा भी चढ़ गया। आपदाग्रस्त क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि एक आलीशान रिजॉर्ट का निर्माण नदी की भूमि पर किया गया है। रिजॉर्ट को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई अप्रोच से संचालक ने नदी की धारा ही मोड़ दी, जिससे आपदा के दौरान अत्यधिक पानी आने से उसका अधिकतर रुख सड़क की तरफ हो गया। इस भाग पर सड़क का 150 मीटर भाग पूरी तरह तबाह हो गया। जिलाधिकारी और अभियंताओं की टीम ने पाया कि यदि यहां पर नदी की धारा को मोड़ा न जाता तो इतना बड़ा नुकसान होता नहीं। प्रारंभिक आंकलन में रिजॉर्ट संचालक की इस कारगुजारी से सरकार को 6 करोड़ रुपए की चपत लगी है। जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकारी संपत्ति को पहुंची क्षति की वसूली रिजॉर्ट संचालक से किए जाने की बात कही है। एक और प्रोजेक्ट देहरादून में बना है, जिसका खुलासा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के मोहित डिमरी ने किया है। उन्होंने अपने एक वीडियो में दिखाया कि किस तरह नदी की धारा मोड़कर एक बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी गई, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र पानी में जलमग्न हो गए। क्या ये सब किसी संरक्षण के बगैर संभव है? यकीनन नहीं। ये हालात बिल्डिंग माफियाओं और कुछ तथाकथित नेताओं की मिली भगत की वजह से आज प्रदेश भर में उपजे हैं। उनके जरा से लालच ने आज इस प्रदेश को बर्बादी के मुहाने पर बिठा दिया है। इस सब का जिम्मेदार इस प्रदेश में पनपता भ्रष्टाचार भी है, जो इन माफियाओं के लिए किसी बड़े हथियार से कम नहीं। राज्य बने 2 दशक से ज्यादा हो गए, लेकिन अगर आप लिस्ट बनाओ तो हर सरकार की पहचान किसी न किसी भ्रष्टाचार कांड से जुड़ी मिल ही जाएगी। 70 सीटों की विधानसभा, लेकिन हर विधायक के पास अपने क्षेत्र में छोटा बादशाह बनने का मौका होता ही है। ठेके, ट्रांसफर, नियुक्तियां, सब पर उनका दखल। नदी खदान से लेकर जंगल तक प्राकृतिक संसाधन नेताओं और माफियाओं के बीच सबसे बड़े खेल का मैदान बन चुके हैं। ये दशकों से पल पल सींचा गया कुचक्र है, लेकिन हर कुचक्र का टूटना जनता की इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है। सवाल यही है, क्या उत्तराखंड की जनता आवाज उठा पाएगी, जैसे चिपको आंदोलन में उठी, राज्य की मांग को लेकर उठी, बेरोजगारी और नकल माफियाओं के खिलाफ उठी, या फिर भ्रष्टाचार की ये राजनीति अगले कई दशकों तक देवभूमि को अंदर से खोखला करती रहेगी? अभी थोड़ा ही सही, पर वक्त बाकी है। छोड़ दो प्रकृति के रास्ते को, नहीं तो ये खुद अपनी हदों को वापस लेना जानती है, चारों तरफ तबाही मचाना जानती है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।